नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही रोचक है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की एक कांग्रेस पार्टी की महिला नेता को उसके ही पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर अपनी पत्नी की डेड बॉडी और सबूतों को मिटाने के लिए वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को तंदूर की भट्ठी में जला रहा था। लेकिन दोस्तों, वो इस बॉडी को जलाने में असफल रहा और वो पकड़ा गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे चला गया। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस घटना से बारीकी से अवगत कराता हूँ कि आखिर कैसे के पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और क्यों वो उस डेड बॉडी को तंदूर की भट्ठी में जला रहा था और फिर उसे इस केस में क्या सजा मिली। इन सभी चीजों के बारे में बारीकी से अवगत कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक घटनाओं एवं कहानियों से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, दिल्ली में एक नैना साहनी नाम की लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है और कांग्रेस पार्टी की नेता बन जाती है। दोस्तों, नैना साहनी कॉमर्शियल पायलट बनना चाहती थी, जिससे उसने इसी की पढ़ाई की थी। लेकिन जब उसने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तब वो कांग्रेस पार्टी की नेता बन गई और फिर नेता बन जाने के बाद में उसी पार्टी के एक युवा नेता सुशील शर्मा से नैना साहनी की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और फिर दोनों लोगों के बीच में प्यार हो जाता है। फिर दोनों लोगों ने आपस में शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, इन दोनों लोगों ने अपनी शादी को समाज में उजागर नहीं किया, यानी कि समाज से छुपके इन दोनों लोगों ने शादी की और फिर शादी कर लेने के बाद में गोल मार्केट के पास में ही एक मकान में पति पत्नी की तरह दोनों लोग रहने लगे। इन दोनों लोगों के बीच में कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में इन दोनों लोगों के बीच में विवाद होने लगता है। दरअसल दोस्तों, सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी के ऊपर शक था कि उसका अपने पुराने दोस्त अब्दुल करीम से अभी भी अवैध संबंध है और इसी अवैध संबंध के शंका के चक्कर में सुशील शर्मा आए दिन अपनी पत्नी नैना साहनी से विवाद करता रहता था और उधर नैना साहनी अपने पति के ऊपर दबाव बनाती थी। वो कहती थी कि अपनी शादी को समाज में उजागर किया जाए, लेकिन सुशील शर्मा ऐसा नहीं करना चाहता था। इन्हीं सभी बातों को लेकर इन दोनों लोगों के बीच में आए दिन विवाद होता रहता था। अब दोस्तों, नैना साहनी इन्हीं विवादों से काफी तंग आ चुकी थी, जिससे अब उसने फैसला कर लिया था कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है और अब नैना साहनी विदेश जाने के लिए तैयारी कर रही थी और वो कॉमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी सिलसिले में विदेश जाने और कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए नैना साहनी एक दिन शाम को अपने पुराने दोस्त अब्दुल करीम से फोन पर बात कर रही थी। वो शाम थी दोस्तों 2 जुलाई 1995। नैना साहनी जब अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, उसी बीच में उसका पति
सुशील शर्मा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को फोन पर बात करता हुआ देखकर वो आग बबूला हो जाता है और फिर नैना साहनी फोन काट कर कमरे से चली जाती है और सुशील शर्मा उसी कमरे में बैठा रहता है और फिर वो उसी नंबर पर दोबारा कॉल रिटर्न करता है तो उधर से आवाज 2 बार हेलो हेलो की आती है, लेकिन इधर से सुशील शर्मा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सुशील शर्मा ने उधर से बोल रहे इंसान की आवाज को पहचान लिया था और उसकी आवाज को सुनते ही सुशील शर्मा ने फोन को काट दिया। उधर से दोस्तों कोई और नहीं, नैना साहनी का पुराना दोस्त अब्दुल करीम बोल रहा था। अब सुशील शर्मा और भी आग बबूला हो जाता है और वो अपनी पत्नी नैना साहनी से विवाद करने लगता है। दोस्तों इन दोनों लोगों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद काफी बढ़ जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि सुशील शर्मा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और नैना साहनी को उसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारता है। दोस्तों पहली गोली नैना साहनी को नहीं लगती है, लेकिन दूसरी गोली नैना साहनी के गर्दन पर लगती है और तीसरी गोली सीधा जाकर नैना साहनी के सर में लग जाती है। दोस्तों 3 ही गोलियों में नैना साहनी जमीन पर गिर जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों सुशील शर्मा काफी घबरा जाता है और उसे अफसोस भी होता है अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद में, लेकिन अब दोस्तों हो ही क्या सकता था। अब सारी बातें छोड़कर सुशील शर्मा अपनी पत्नी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की जुगत में लग जाता है और वो मार्केट से जाकर बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आता है और उसी पॉलीथीन में अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लपेटता है और फिर एक चादर से बांध देता है। अब दोस्तों उस डेड बॉडी को सुशील शर्मा उठाना चाहता है, लेकिन वो उस डेड बॉडी को उठा नहीं सका। फिर वो उस डेड बॉडी को घसीटता हुआ अपनी मारुति 800 के पास लेकर जाता है और घसीटकर उसी कार की डिग्गी में उस डेड बॉडी को रखकर यमुना नदी की ओर निकल जाता है और वो जाकर यमुना नदी के निजामुद्दीन ब्रिज पर जाकर पहुंचता है। लेकिन दोस्तों निजामुद्दीन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक होने के कारण वो अपने प्लान में फेल हो जाता है और फिर अपनी गाड़ी वहां से लेकर चल देता है और फिर वो अपनी गाड़ी को ले जाकर अपने स्वयं के रेस्टोरेंट जनपद के करीब बगिया रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट में जाकर पहुंचता है और गाड़ी को खड़ी कर सीधा अपने मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है जल्द से जल्द होटल को खाली कराओ। वो कहता है जितने लोग खाना खा रहे हैं उनको खाना खा लेने दो और जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं उनसे कह दो कि खाना खत्म हो चुका है। लेकिन रेस्टोरेंट का मैनेजर अपने मालिक सुशील शर्मा से कहता है सर अभी तो बहुत सारा खाना बचा है। वो कहता है कोई बात नहीं, चाहे जितना खाना बचा हो जल्द से जल्द होटल को खाली कराओ, कुछ इमरजेंसी काम है। अब होटल का मैनेजर यही करता है और फिर सुशील शर्मा रेस्टोरेंट के सभी कार्यकर्ताओं को 25-25 रुपये देकर कह देता है आज शाम का खाना जाकर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खा लेना और अपने अपने घर चले जाओ। दोस्तों सारा का सारा रेस्टोरेंट खाली हो जाता है और उस रेस्टोरेंट में अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। एक तो उस रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा और दूसरा उस रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव। अब सुशील शर्मा अपने मैनेजर केशव से अपनी सारी बात बताता है और वो कहता है लाश को ठिकाने लगाना है।
लेकिन उसके मैनेजर ने उसके इस काम में का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन किसी न किसी तरह सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर को मना लिया और फिर वो तैयार हो गया। अब दोनों मिलकर जाते हैं और उस डेड बॉडी को गाड़ी की डिग्गी से निकालकर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाते हैं और फिर तंदूर की भट्ठी में उस डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, तंदूर की भट्ठी का मुंह छोटा था, जिससे वो लाश उस तंदूर की भट्ठी में नहीं जा सकी। फिर इन दोनों लोगों ने उस डेड बॉडी को उसी तंदूर की भट्ठी पर सीधा सीधा लिटा दिया। जैसे चिता पर लाश लिटाई जाती है, उसी प्रकार लिटाकर उस डेड बॉडी को वो जलाने लगे। लेकिन दोस्तों, वो डेड बॉडी आराम आराम से जल रही थी। फिर सुशील शर्मा सोचता है, इस तरह जलने में तो काफी समय लग जाएगा। फिर वो अपने मैनेजर केशव से कहता है, रेस्टोरेंट में रद्दी रखे हुए पुराने कागज लेकर आओ और कुछ पैकेट मक्खन के लेकर आओ। फिर वो मैनेजर कुछ पुरानी रद्दी और कुछ मक्खन की पैकेट लेकर आता है और फिर भट्ठी में पुरानी रद्दी और मक्खन को डालकर उस डेड बॉडी को जलाने लगते हैं। दोस्तों, वो भट्ठी काफी तेज जलने लगी थी और आग की लपटें अब काफी तेज निकलने लगी थी और वो आग की लपटें रेस्टोरेंट के बाहर के लोगों को भी नजर आने लगी थी। उसी रेस्टोरेंट के बाहर में एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब वो इन आग की लपटों को देखती है, तब फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग लग गई, आग लग गई। दोस्तों, उसी समय जब वो महिला चिल्ला रही थी, तो दिल्ली की पुलिस उसी इलाके में गश्त कर रही थी, जिसमें एक अब्दुल नजीर कुंजू नाम का एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड गश्त कर रहे थे। उस कांस्टेबल के कानों में जब आग आग की आवाज पड़ती है, तो फौरन वो कांस्टेबल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे देता है और स्वयं मौके पर जाकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचता है, तो उस गेट पर उस रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा स्वयं खड़ा रहता है और वो उस कांस्टेबल को भीतर जाने से रोकता है और कहता है, पार्टी के कुछ पुराने बैनर जलाए जा रहे हैं। कांस्टेबल उसकी इन बातों को सुनकर वापस चला जाता है। लेकिन वो कांस्टेबल कुछ ही दूर वापस गया था, तो उसे कुछ शंका होती है, तो फिर वो उस रेस्टोरेंट के पीछे जाता है और दीवार को कूदकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जहां से आग की लपटें आ रही थी, वहीं जाकर वो कांस्टेबल पहुंच जाता है। तो वहां उस होटल का मैनेजर मौजूद रहता है और फिर वो कांस्टेबल उस मैनेजर से पूछता है, ये क्या जला रहे हो? तो वो मैनेजर कहता है, ये पार्टी के कुछ पुराने बैनर मैं जला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उस कांस्टेबल को कुछ शंका थी, इसलिए उसने दोबारा फिर से पूछा, सही सही बताओ, ये क्या जला रहे हो? तब वो मैनेजर कहता है, मैं बकरा भूंज रहा हूँ। अब दोस्तों, उसके बदलते बयान और उसके चेहरे को देखकर कांस्टेबल का शक अब यकीन में बदल गया। फिर वो कांस्टेबल भट्टी की ओर गौर से देखता है, तो देखता है कि ये तो किसी महिला का शव जला रहे हैं। दोस्तों, अब वो कांस्टेबल केशव मैनेजर से काफी कड़ाई से पूछताछ करता है, तो वो सच्चाई बता देता है और कहता है, ये सुशील शर्मा की पत्नी है। दोस्तों, अब वो कांस्टेबल इसकी सूचना फौरन अपने सभी अधिकारियों को दे देता है और उसके उच्च अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही वो सुशील शर्मा वहां से फरार हो जाता है
लेकिन उसका मैनेजर केशव प्रसाद पकड़ में आ जाता है। अब सुशील शर्मा लगभग एक हफ्ते तक इधर उधर फरार रहता है, लेकिन आखिरकार उसने 10 जुलाई को स्वयं अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर कर दिया। अब दोस्तों, उस केस को जिले की अदालत में चलाया जाता है और जिले की अदालत उस सुशील शर्मा को सन 2003 में फांसी की सजा सुना देता है। अब दोस्तों, सुशील शर्मा अपनी सजा को कम कराने के लिए वो अपने केस को हाई कोर्ट लेकर जाता है, लेकिन उसे वहां से कोई लाभ नहीं मिलता और उसे वहां से भी यही सजा सुनाई जाती है। अब दोस्तों, वो अपने केस में सजा को कम करने के लिए अपने केस को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लेकर चला जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस केस में सन 2007 में फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। और अब दोस्तों, वो सुशील शर्मा अपनी उम्र कैद की सजा जेल में काट रहा था, लेकिन इसी तरह समय बीतता रहता है और सन 2015 आ जाता है। फिर सन 2015 में पैरोल पर सुशील शर्मा कुछ दिनों के लिए बाहर आ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद में दोबारा वापस जेल चला जाता है और इसी तरह जेल में रहते हुए उसे सन 2018 आ जाता है और उसके अब जेल में कुल 23 वर्ष का समय बीत चुका था। अब दोस्तों, उसका जो ये 23 वर्षों का समय जेल में बीता था, वो जेल में पुजारी का काम करता था और बहुत ही साधारण जीवन जीता था, जिससे अधिकारियों ने उसके व्यवहार और साधारण जीवन को देखकर सन 2018 में उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल से रिहा कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब यह घटना घटी थी तब लोगों ने तंदूर का खाना खाना छोड़ दिया था और यह केस उसी समय तंदूर कांड के नाम से मशहूर हो गया था। दोस्तों, यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी या घटना लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।